तो आज का जो ये ऑडियो है ये है गाल ब्लैडर के ऊपर। तो गाल ब्लैडर को किस तरह से ट्रीट किया जाए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाल ब्लैडर सबसे पहले क्या होता है ये जानते हैं। तो ये फ़ोटो जो मैंने लगा रखा है इसमें ये जो आप ग्रीन कलर का लिवर के साथ अटैच हुआ हुआ जो ये ग्रीन कलर का सैक है, एक मतलब बलून की तरह होता है ये शेप में, और एक थैला सा होता है, छोटी सी थैली आप इसको समझ लीजिए, जिसमें कि हमारा बाइल जो है, बाइल असल में बनता तो लीवर में है और लीवर से बनने के बाद फिर ये इस सैक में आके भर जाता है, मतलब ये होल्ड करता है बाइल को। और फिर जब भी हम कुछ भी फैट वगैरह खाते हैं तो उसको ये ब्रेक डाउन करने के काम आता है। तो इसका मेन काम यही होता है कि फ़ैट जो भी फ़ैट खाते हैं उस फ़ैट को ब्रेक करके उसको मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये तोड़ देता है, एक डिटर्जेंट की तरह ही होता है। और फिर उसमें से जो भी न्यूट्रिशन होता है जैसे फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स मिनरल्स जो भी होते हैं उसमें, जैसे विटामिन ए डी ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन K2, उन सबको सेपरेट करके और ये हमारी बॉडी में भेजता है जिससे कि बॉडी उसको यूज़ कर सके। तो गाल ब्लैडर एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसकी अहमियत तो बहुत बड़ी है हमारी सेहत के लिए, मगर डॉक्टर्स इसे इतना इम्पॉर्टेंट मानते नहीं हैं और बड़ी आसानी से ये कहकर कि गाल ब्लैडर या पित्ता एक बेकार का ऑर्गन है निकाल देते हैं कि इसकी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है। जबकि गाल ब्लैडर का हमारे सेहतमंद रहने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिना गाल ब्लैडर या पित्ते के आप फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स जैसे विटामिन ए डी ई K1 K2 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। और इन सभी वाइटमिन्स का हमारे हेल्थ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो लोग अपना गाल ब्लैडर निकलवा देते हैं उनको इन वाइटमिन्स की कमी बनी ही रहती है। जैसे कि विटामिन डी और K2 हमारे कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये काम रुक गया। ओमेगा 3 हमारे ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा जैसे ब्रेन फॉग, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा विटामिन ई और विटामिन K1 K2 का अपना अलग रोल होता है, तो वो भी काम नहीं करेंगे। और मोटापा तो फ्री गिफ्ट है ही। गाल ब्लैडर लीवर से जुड़ी हुई एक छोटी सी थैली होती है जिसमें बाइल स्टोर होता है। बाइल बनता तो लीवर में है मगर स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। तो बाइल एक डिटर्जेंट की तरह होता है, जैसे अगर आप ऑयल में थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड या वॉशिंग पाउडर डालते हो और उसे हिलाते हो तो ऑयल की बाउंडिंग टूट जाती है और वो अलग अलग स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है। आपने देखा होगा कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त चिकनाई जो होती है डिश सोप डालते ही कैसे ख़त्म हो जाती है, उसी तरह से बाइल एक तरह से डिटर्जेंट ही होता है जो हम जो भी फैट खाते हैं उसको ब्रेक करके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देता है, जिससे बॉडी उसे अपने लिए यूज़ कर पाए और फैट में जो फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स और मिनरल्स होते हैं उन्हें भी अलग करके बॉडी के इस्तेमाल के लायक बनाता है। तो अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। बाइल का काफ़ी हिस्सा हमारे लिवर में ही बनता है, मगर थोड़ा सा बाइल हमारी गट या पेट में भी बनता है। हमारी गट के बैक्टीरिया भी बाइल बनाते हैं, तो जिनका गाल ब्लैडर नहीं है तो वो अपने माइक्रोब पर ख़ास ध्यान दें, कम से कम थोड़ा सा तो काम चल ही जाए। तो इसके लिए आपकी गट का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गट कमज़ोर होगी और आप गट कमज़ोर होती है ये शुगर वाला फूड खाने से और ये जो सीड ऑयल होते हैं इससे, और गेहूं की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने से, और उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड खाने से, और उसके अलावा दूध की चीज़ें खाने से, दूध पीने से गट कमज़ोर होती है। तो गट को कैसे मजबूत करना है उसके लिए आप प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वीडियो देखें, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा।
तो गट आपकी मजबूत होगी तो उसमें जो भी उसमें थोड़ा सा बाइल भी बनता है तो आपको उससे थोड़ी सी हेल्प तो मिल ही जाएगी। तो गाल ब्लैडर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मेन, वो आती है गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। तो ये स्टोन बनता है सुपर कॉन्सेंट्रेटेड कोलेस्ट्रॉल से। जब आपके पास बाइल कम होता है, मतलब आपका लिवर जब बाइल कम बनाता है तो आपका फैट पूरी तरह से टूट नहीं पाता और वही कोलेस्ट्रॉल फिर इकट्ठा होकर पथरी का रूप ले लेता है। और इसमें एसिड भी होता है जो कि अनडाइजेस्टेड प्रोटीन, जब प्रोटीन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो भी, उसमें जो अमीनो एसिड होते हैं वो भी पथरी का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। तो अगर हम बाइल का प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो पित्ते की पथरी से बाइल का प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं और अपना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ा लेते हैं, तो पित्ते की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं। और बाइल बनने के लिए एनिमल फैट का खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनिमल फैट या सैचुरेटेड फैट, चर्बी जो होती है, बाइल बनने के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। तो अपना खाना चर्बी में बनाएं। एनिमल फैट पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वो ज़रूर देखें। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल फैट करके वीडियो है, वो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा इंसुलिन ज़्यादा बनना और एस्ट्रोजन ज़्यादा होना, इससे भी स्टोन बनता है। तो इंसुलिन कंट्रोल करने के लिए आपको शुगर बंद करनी होगी और एस्ट्रोजन बैलेंस करने में क्रूसीफर वेजिटेबल्स बहुत हेल्प करती हैं। क्रूसीफर मतलब गोभी की फैमिली की जो वेजिटेबल्स होती हैं। तो जो ग्रीन जूस मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया है, वो आप अगर खाएंगे पिएंगे, वो आपकी ये जो स्टोन अगर आपके हो गया है, गाल ब्लैडर में हो गया है या किडनी में, दोनों जगह कहीं भी आपके स्टोन है या कहीं पर भी आपके सिस्ट हो रखी है, तो उसको तोड़ने में वो जूस आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ग्रीन जूस वाली वीडियो ज़रूर देखें और ये ध्यान रखें कि उसमें जो मैंने बेरीज़ डाल रखी हैं, बेरीज़ नहीं डालनी है, थोड़ा सा नींबू डालना है, बहुत थोड़ा सा, बस जितना आपको टेस्ट बड्स मतलब खाने पीने के लायक हो जाए जूस, मगर बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, वरना आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाओगे तो वो फिर आपको दूसरी तरह से नुकसान करेगा। उसके अलावा आप दूसरी गोभी की फैमिली की, जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, या फिर ये जो होता है ब्रोकली हो गई, गोभी से फैमिली से रिलेटेड जो भी होती हैं, उनको आप स्टीम करके खा सकते हो। खाने के साथ स्टीम करके थोड़ा सा रख लो उसको और सलाद की तरह उसे खा सकते हो। तो हालांकि मैंने फर्मेंटेड बताई है कैबेज, मगर फर्मेंटेड फूड कई बार बहुत से लोगों को बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करता है, फर्मेंटेड फूड और प्रोबायोटिक। तो फर्मेंटेड वाला ना खाएं, जैसे कीफर है, दही है, या फिर ये जो मैंने अपने पीछे वीडियोस में बता रखा है कि सावर क्राउट वगैरह, तो उस तरीके से ना खाएं। इसको सीधा सीधा आप वो कर लें, स्टीम कर लें, सबसे अच्छा है। स्टीम्ड सैलड करके भी मैंने एक वीडियो दे रखी है, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सभी वीडियोस के लिंक डाल दूँगी, वो आप देखें कैसे बनती है, और वो थोड़ी सी आप अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। तो ये ग्रीन जूस और ये थोड़ी सी जो स्टीम करी हुई कैबेज वगैरह है, वो आपको एस्ट्रोजन का जो डोमिनेंस है उस एस्ट्रोजन को लेवल में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा लो फैट डाइट से भी गाल स्टोन बनते हैं। तो हाई फैट डाइट आपको लेनी चाहिए, बट फैट चर्बी वाला एनिमल फैट होना चाहिए। और आपको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ रहता है तो भी गाल स्टोन्स हो सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत बड़ी वजह भी होती है बाइल का कम बनना, क्योंकि बाइल जो होता है इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है, जिससे कि आपका स्टूल अच्छी तरह से पास हो सके। तो बाइल कम होगा तो फिर आपका इंटेस्टाइन ठीक से लुब्रिकेट नहीं होगा और आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको अक्सर कब्ज़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फिर आपको बाइल के प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा। और बाइल अच्छी क्वांटिटी में बने, इसके लिए सैचुरेटेड फैट यानी कि एनिमल फैट या चर्बी का खाना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेबल या मिनरल ऑयल खाते रहोगे तो ये प्रॉब्लम आपको बनी ही रहेगी। अच्छा, अगर आपने किसी भी वजह से अपना गाल ब्लैडर
का स्टोन रिमूव करा दिया या अपना गॉल ब्लैडर ही निकलवा दिया है तो फिर आपको लिवर स्टोन भी हो सकता है, क्योंकि उधर गॉल ब्लैडर आपने निकलवा दिया तो कोलेस्ट्रॉल तो बन ही रहा है ना, तो वो लिवर में फिर आपकी प्रॉब्लम करेगा, तो लिवर स्टोन भी हो सकता है क्योंकि आपने वजह ख़त्म नहीं की है। 80 टाइम्स आपको तब तक पता नहीं चलता कि आपको गाल स्टोन है जब तक कि आपके गाल ब्लैडर में 80% तक स्टोन ना हो। इसलिए जब एकदम से पता चलता है कि गाल ब्लैडर स्टोन से भर गया है तो डॉक्टर, क्योंकि उसने इसे ख़त्म करना तो सीखा ही नहीं है, यही राय देगा कि गॉल ब्लैडर निकलवा दीजिए और निकलवाने के बाद जो प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी उससे आप खुद ही निपटते रहिए। तो अगर आपको भी डॉक्टर्स ने ये राय दे दी है और आप इस प्रॉब्लम से पित्ते की पथरी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो पित्ता निकलवाने से पहले 10 बार सोचो ज़रूर, क्योंकि ऊपर वाले ने कोई भी चीज़ बस यूं ही फिजूल में नहीं बनाई है। एक नाखून की भी अपनी जगह अहमियत होती है, तो एक बार अपनी डाइट पर ध्यान दे लोगे तो 1 महीने में ही इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और हो सकता है कुछ ही महीनों में पूरी तरह से आपका जो स्टोन है वो गल जाए। बीच बीच में टेस्ट कराते रहो चाहो तो, जिससे हिम्मत बनी रहे, ख़ास तौर से डाइट शुरू करने से पहले और 1 महीने बाद, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हमने कुछ बदलाव किया अपने खाने में तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। तो सबसे पहले जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो अगर आपके पित्ते में पथरी हो गई है तो आपको इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे सीधे कंधे में दर्द, दिल घबराना, अक्सर उल्टियाँ होना, ब्लोटिंग, पेट में खिंचाव, पीली या पीली स्किन, पेशाब का कलर डार्क होना, पॉटी का कलर पीला होना। आपकी पॉटी का कलर होना चाहिए डार्क ब्राउन। एक हेल्दी पॉटी का कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, क्योंकि बाइल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखता है। फैट सॉल्युबल वाइटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, K2, ओमेगा 3 का एब्जॉर्ब नहीं होना, इनकी कमी बनी रहना। इसके अलावा अगर लिवर कमज़ोर है तो बाइल कम बनेगा, जिससे भी गाल ब्लैडर में स्टोन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर वीगन या वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो भी गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। अच्छा, आपका गट बैक्टीरिया भी बाइल बनाते हैं, तो उस तरफ आपको ध्यान देना होगा, ख़ास तौर से जिनका गाल ब्लैडर रिमूव हो चुका है तो उन्हें इसी पर डिपेंड होना होगा। तो अपनी गट की हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा। इसके लिए गट की हेल्थ के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। वैसे मैं एक गट के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी उसमें। इसके अलावा अगर आप अपने इंसुलिन को लो रखते हैं और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो फास्टिंग वाली वीडियो मैंने बताई है उसमें बताया है किस तरीके से करना है, तो फास्टिंग करते हैं आप तो आपका स्टोन रिमूव करने में वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं और बहुत जल्दी आप स्टोन को रिमूव कर पाओगे अगर ठीक से फास्टिंग कर लेते हो और इंसुलिन को लो रख पाते हो। अब अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो डाइट किस तरह से मैनेज की जाए, तो डाइट उसी तरह से करना है जैसे मैंने बताई है। इसके लिए वेट लॉस डाइट प्लान और फास्टिंग डाइट वाली वीडियो देखें। 15 डेज़ वेट लॉस डाइट और 15 डेज़ फास्टिंग। अच्छा, वेट लॉस डाइट जो मैंने बताई है 15 डेज़ करने के लिए, उसमें मैंने फर्मेंटेड फूड भी बता रखा है, जैसे कि कीफ़र बताया है 1 चम्मच और ये जो सावर क्राउट है ये बताइए। तो आप इन दोनों को हटा दीजिए। कभी कभार थोड़ा सा ले सकते हो फर्मेंटेड फूड, मगर रोज़ाना मत लो। ये कई बार बहुत से लोगों को बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हम ये चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि इसका गुणगान बहुत ज़्यादा है। हर कोई आपको इसका गुणगान करता हुआ ही मिलेगा प्रोबायोटिक्स का। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर जाता है अक्सर, कई बार। तो रोज़ाना नहीं खाओ, कभी कभार थोड़ा सा ले सकते हो, मगर ये फर्मेंटेड और प्रोबायोटिक वाले फूड रोज़ रोज़ खाने में मत लो। उसकी जगह जो है आप बॉयल्ड वेजिटेबल्स या स्टीम्ड वेजिटेबल्स जो हैं वो ले सकते हो।
तो 15 डेज़ वेट लॉस वाली डाइट और 15 डेज़ फास्टिंग, तो ये जो है आपकी इंसुलिन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, फास्टिंग इस तरह से बहुत हेल्प करती है स्टोन्स या सिस्ट को गलाने में, क्योंकि जब आप फास्ट में होते हो तो फिर आपके अंदर ऑटोफैगी स्टार्ट हो जाती है। ऑटोफैगी मतलब जो भी कचरा आपके बॉडी में पड़ा होता है कहीं पर भी, उसको बॉडी खाना शुरू कर देती है। तो ये भी एक तरह से कचरा ही है, स्टोन हो गया, सिस्ट हो गई, तो ये भी बेकार का जो बॉडी बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो वो अंदर ही अंदर उसको रखे हुए वो जो है स्टोन का रूप उसने ले लिया है कचरे ने, वो किसी काम का नहीं है बॉडी के। तो जब आप फास्टिंग करते हो तो बॉडी को जब कुछ खाने को नहीं मिलता है तो वो इसी तरह से ऑटोफैगी स्टार्ट हो जाती है, और वो जो अपने अंदर इस तरह का स्टोन बन रहा हो कोई आपके अंदर या फिर सिस्ट बन रही हो, तो उसमें से वो न्यूट्रिशन लेकर अपना काम चला लेती है बॉडी। तो इस तरह से क्या होता है, आपको उस फास्टिंग के दूसरे बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, उसके साथ साथ अगर आपके अंदर कोई सिस्ट पनप रही है, कोई गांठ है, या फिर कोई आपको स्टोन हो गया है, पथरी की प्रॉब्लम है, तो उससे भी आप बहुत जल्दी निजात पा लेते हो। तो फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से डाइट करने से आपका इंसुलिन जो है धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी ऐड करना होंगी जो पथरी ख़त्म करने में बहुत हेल्प करेंगी। आपके खाने में होना चाहिए सैचुरेटेड फैट, बटर भी ले सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। इसके अलावा क्रूसीफर वेजिटेबल्स, तो क्रूसीफर वेजिटेबल मैंने केल का जूस बता रखा है, ग्रीन जूस की रेसिपी, वो आपकी इसमें स्टोन को तोड़ने में बहुत हेल्प करेगी। चाहे स्टोन आपके किडनी में हो या फिर आपके गाल ब्लैडर में हो, कहीं भी हो, या फिर कहीं पर आपके सिस्ट हो, तो उसको ख़त्म करने में वो जूस बहुत हेल्प करेगा। तो जूस वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। उसके अलावा आप थोड़ी सी ये जो क्रूसीफर होती हैं वेजिटेबल्स, इनको स्टीम करके भी खा सकते हो, जैसे कि गोभी या फिर पत्ता गोभी, इस तरीके की वेजिटेबल्स थोड़ी सी अपने खाने में स्टीम करके भी खा सकते हो। तो स्टीम्ड सैलेड की भी वीडियो मैंने दे रखी है, वो भी आप देखें किस तरीके से वेजिटेबल्स को स्टीम किया जाता है। इसके अलावा पथरी चाहे गाल ब्लैडर में हो या किडनी में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से भी बॉडी में जब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता तो अनडाइजेस्टेड जो अमीनो एसिड होते हैं वो कई बार पथरी का रूप ले लेते हैं। तो पथरी वालों को ऐसी चीज़ें डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो एक तो ग्रीन जूस उसमें बहुत हेल्प करेगा, और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाना है तो उसके लिए वीडियो बनी हुई है, इम्प्रूव प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, वो देखें आप। इसके अलावा फाइबर जो होता है वो भी स्टोन को हटाने में बहुत मददगार होता है। तो उसके लिए एक तो थोड़ा सा फाइबर हमें इससे मिल जाएगा जूस से, ग्रीन जूस से, और थोड़ा हम जो स्टीम करके वेजिटेबल्स खाएंगे उससे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना का सफिशिएंट है। वेजिटेबल्स का फाइबर सबसे इजी होता है डाइजेस्ट, और जो 15 डेज़ वाली नॉर्मल डाइट है उसमें हम थोड़े से फ्रूट्स भी ले रहे हैं। फ्रूट्स भी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं खाने हैं, तो थोड़े जो हम नाश्ते के टाइम फ्रूट लेंगे उतना फाइबर काफ़ी है। इसके अलावा कुल्थी दाल, जिसे शायद हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं, तो वो भी स्टोन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ऐसा कहा जाता है। तो स्टोन के मतलब जो आयुर्वेदिक तरीक़े से करते हैं ट्रीटमेंट, तो वो ज़रूर बताते हैं इसको। तो आप खाने में एक टाइम ये भी, हालांकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, मगर एक कटोरी छोटी सी, अगर आपको प्रॉब्लम है ये वाली पथरी की, तो एक कटोरी छोटी सी आप रोज़ाना ले सकते हो। तो पथरी की प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि कुल्थी दाल अगर आपको मिल जाती है, आप थोड़ी सी अपने खाने में किसी भी टाइम उसको ऐड ज़रूर करें।
तो इस तरह से ऊपर दिए हुए सारे उपाय आप करें और देखें 1 महीने में ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। तो अगर ये डाइट करके आपका स्टोन रिमूव होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे दूसरों को मोटिवेशन मिले। और वेजिटेबल ऑयल जो है, शुगर और वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों आपको खाने से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप खाने में रखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो कम तो नहीं होगी, बढ़ेगी ही। तो इस तरफ आपको ध्यान देना होगा कि आपके खाने में शुगर ना हो और वेजिटेबल ऑयल पे बिकने वाला ये जो ज़हर है ये ना हो। और इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी दूसरी वीडियोस हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।